राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो कल आप लोग का बीएमटी का एग्ज़ाम है और उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पहले ही आपको बता चुका हूँ। 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक। और 2023 का क्वेश्चन अभी आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ और उसके बाद 24 का, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को फिलहाल शुरू करते हैं। 2023 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह का आया था वो आपको डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 3K17 इज़, अगर वो एपी में होगा तो उसका के का वैल्यू क्या होगा। तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर भी आपको वह सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में ये 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था उसके लिए है। तो k इक्वल्स टू डायरेक्टली आप लिखेंगे 3, पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 17 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 17 + 3 यानी 20, 20 डिवाइड बाई 2 यानी आपका 10 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 10 लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि द 12th टर्म ऑफ ए एपी क्या होगा। 12th टर्म क्या होगा एपी का, तो यानी 7, 10, 13, 16 आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तो टीएन का फॉर्मूला डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, a + n-1 × d का। तो a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7 प्लस n आपको दिया हुआ है 12 -1, और जो डिफरेंस है 10 में से 7 माइनस कर दीजिए, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया जाता है, थर्ड में से सेकंड माइनस किया जाता है। तो आपका डिफरेंस आ गया 3 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 12 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 11, 11 × 3 मतलब 33, और 33 + 7 40 होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 12 टर्म आपका 40 आएगा आंसर। या तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि T12 = a + 11d भी लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू हो गया 7, 11 × d का वैल्यू है 3, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 33 + 7 यानी 40। तो सेम आपका आंसर जो आएगा वो 40 ही आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 40। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ m इन द जीपी 4m64 अगर दिया गया है, 4m64 अगर दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, 4 दिया हुआ है, m दिया हुआ है और 64 दिया हुआ है। ठीक है ना। 4m64 जीपी में सवाल है। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं √√AB। a का मतलब हो गया 4 और b का मतलब हो गया 64, यानी 4 × 64। तो 4 को 4 से गुना किया 16, 4 × 6 24 और 1 25, 256 यानी 16। 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 16। तो आपका देखिए आपको ऑप्शन नंबर 2 मैच कर गया, 16 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन था आपका, 2022 में भी आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एचपी का एक सवाल दिया गया है, लिख भी दिया है आपको, विच टर्म ऑफ द एचपी 1/5 1/9 इज 1/25, मतलब आपको टीएन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो सबसे पहले एचपी का अगर सवाल है तो उसको पहले एपी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहला आपका जो दिया हुआ है सीरीज़ वो है 1, उसके बाद आपको दिया है 1/5, उसके बाद आपको दिया है 1/9, और इस तरह से आपको डैश डैश करके दिया है 1/25 आपको दिया गया है। ठीक है ना। तो इसमें विच टर्म यानी एन पूछा जा रहा है आपसे, तो यानी 1 लिखिए, 1/5 का मतलब 5 हो गया, 1/9 का मतलब 9 हो गया। इस तरह से आप लिखेंगे तो 25। तो ये एपी में आ गया सारा। एक्सक्यूज़ मी। तो टी एन का फॉर्मूला हो जाएगा a + n-1 × d। तो टी एन के जगह पे लिखिएगा 25, a का वैल्यू हो गया 1 + n-1, और जो डिफरेंस है 5 में से 1 घटा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो 25 में से 1 घटा दीजिए और 4 से उसको डिवाइड कर दीजिए n-1। तो 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो 24/4, और यहाँ हो गया n-1। तो 4 × 24 6, और यहाँ -1 है तो ऐड हो जाएगा, तो n = हो गया 7, यानी 7th टर्म हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो गया 7th टर्म, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो आपको दिया गया है 7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये कॉम्बिनेशन का आपको सवाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कॉम्बिनेशन का सवाल दिया है, 10C3, 10C3। तो इसको लिखने का तरीका है NCR। इसका फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाई n-r × r होता है। ठीक है ना। तो देखिए n का मतलब हो गया 10 यानी 10 r का मतलब हो गया 3 यानी 10 - 3 का मतलब हो गया 7 r का मतलब हो गया 3 यानी 3 फैक्टोरियल।
तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ लिखिएगा पहले 10 फैक्टोरियल का मतलब बैकवर्ड जाइए 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल तक, क्योंकि डिवाइड में भी 7 फैक्टोरियल है तो बड़ा नंबर इससे कैंसिल होगा। और जो 3 फैक्टोरियल है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए 3, 2, 1। 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3, 3 जा 9 होता है, 2, 4 जा 8 होता है, 4 तिया 12, 12 को 10 से गुना कीजिएगा तो 120 आ जाता है आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। NCR यानी कॉम्बिनेशन में है तो इसीलिए आप लिख दिए 10 फैक्टोरियल, 10 में से 3 माइनस किए तो 7 फैक्टोरियल, और R दोबारा लिखा जाता है इसीलिए 3 फैक्टोरियल। तो 10 को और 7 को जो बड़ा नंबर है उसको कैंसिल करने के लिए 10, 9, 8, 7 तक इसको लेके गए ताकि 7 कट जाए, और 3 का मतलब हो गया 3, 2, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 आपका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सिंपल सा एक फार्मूला वाला क्वेश्चन दिया है NPR। तो NPR का मतलब हो गया परम्यूटेशन का सवाल। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है इसमें NPR में n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल दिया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इसके बराबर है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 7 में, तो 0 फैक्टोरियल उसमें भी पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। 7 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर है 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men सिट अराउंड अ राउंड टेबल। क्वेश्चन नंबर 8, तो एक राउंड टेबल है, इसमें 5 men बैठा गया है, 1, 2, 3, 4, ये 5। तो एक मैन को फिक्स कर दिया गया, ये फिक्स्ड हो गया है, इसको कहीं हिलने नहीं देना है, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया गया। बाकी 4 जो पर्सन है, 4 मैन जो है वो 4 तरीक़े से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, या ये पर्सन जो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन कह लीजिए वो इस जगह पे बैठ सकता है, या ये इस जगह पे बैठ सकता है, तो चारों अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो 1 × 4p4 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4p4 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4, 3, 2, 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 3, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 होता है, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 होता है, बीच में होता है माइनस का साइन, तो 36 में से 18 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया इसका 18, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग बहुत सारा उसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जो आप कल एग्ज़ाम देने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैच करेगा। जितना भी आपको क्वेश्चन बता रहा है बस आपको ध्यान से खाली उस वीडियो को देखते जाइए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और जो बताए थे प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि 5000 उसमें लाइक ज़रूर कीजिएगा उसमें, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, ताकि आप लोग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ, ठीक है ना। तो 2023 में भी उम्मीद है कि इसी तरह का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको ताकि मुझे एक मतलब सपोर्ट मिल जाए कि मैं और भी ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए बना सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ, यानी ये भी एक डिटर्मिनेंट का ही सवाल है। तो यहाँ जैसे आपको बहुत सारा जो आपको एलिमेंट्स दिया गया, x², फिर लिखा है 5, फिर लिखा है x, फिर 5 लिखा है, डिटर्मिनेंट का साइन है। तो उसमें x² को अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x² आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है, x को 5x से गुना कीजिएगा तो 5x² आ जाएगा। तो 5x² में से 5x को माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि वो मैट्रिसेस का एक सवाल दिया गया है आपको। मैट्रिसेस का सवाल क्या दिया गया है कि ए का जो वैल्यू है वो 5238 है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, मैट्रिसेस का ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था 2022 में। और बी का वैल्यू जो दिया गया है 2116 दिया गया है, ठीक है ना। तो 2116 दिया गया है, और a माइनस बी है, मतलब इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है ना।
2116 दिया गया है, ठीक है ना। तो ये पहला नंबर को इस पहले नंबर से माइनस कर दिए, 5 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 3, और इसी कॉलम का दूसरा नंबर को बी के दूसरे नंबर से माइनस कर दीजिएगा, यानी 2 - 1 कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका पहला कॉलम का काम हो गया। दूसरे कॉलम में 3 में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 8 में से 6 माइनस कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। तो इसलिए 3122 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3122, उम्मीद है आपको समझ में आ गया ए माइनस बी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। 5 में से 2 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, यानी पहला कॉलम को पहला कॉलम से, दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम से माइनस करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया है कि ए और बी को प्लस करना है। तो ए का पहला वैल्यू 3 है और बी का पहला वैल्यू 4 है, तो 3 और 4 को जोड़ देगा तो 7 आ जाएगा। 5 और 3 को जोड़ेगा तो 8 आ जाएगा, 7 और 2 को जोड़ेगा तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7, 8, 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ए यूनियन बी बोला है। यूनियन का मतलब होता है सबको मिला के एक साथ लिखना, ठीक है। सेट ए में आपको दिया है 1 3 4 5 और सेट बी में दिया गया है 1 5 6 7 दिया गया। तो ए और बी को मिला के लिखने का मतलब है आपको लिखना है 1 भी लिखना है, 1 के बाद आपको अरेंज करके लिखना है तो 3 भी लिखना है, 3 के बाद आपको 4 है इसी में लिखा गया तो 4 भी लिखना है, 5 रिपीटेड है तो 5 आपको एक ही लिखना है, उसके बाद 6 भी है और 7 भी है। तो आपका 1 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यूनियन का मतलब सबको एक साथ। अगर यहीं पर पूछा जाता कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो मैचिंग एलिमेंट्स है वो क्या है। तो मैचिंग एलिमेंट आपका सिर्फ 5 है तो आपका 5 ही हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी बता रहे थे, अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाता। ये यूनियन पूछा गया तो मतलब सभी नंबर्स को आपको लिखना है, लेकिन रिपीटेड नंबर को सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 13 के बाद 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब हो गया, या तो एम्प्टी सेट को आप लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को या तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, या तो लिख सकते हैं 5। नल सेट भी बोला जाता है इसको। तो एम्प्टी सेट मतलब उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। एम्प्टी सेट का मतलब कुछ भी नहीं है उसमें लिखा हुआ। तो एम्प्टी सेट में आपका ये तो नहीं है, 0 एलिमेंट लिखा हुआ है, ये तो ऐसे लिखाता ही नहीं है, मतलब एक आपको दिया गया सिंगलटन सेट हो गया ये। और ये आपका तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 और x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 5, तो ये भी नहीं है। नन ऑफ दीज हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 2 सेट्स आर डिसजॉइंट इफ ओनली इफ 2 सेट्स, यानी सेट ए और सेट बी आपको अगर दिया रहेगा और उसमें कोई भी डेटा मैच नहीं करता तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेट ए अगर आपको दिया हुआ है कि 2 4 6 दिया हुआ है और सेट बी जो है आपको दिया हुआ है कि 1 3 5 दिया हुआ है, तो उसमें कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग लिखते हैं डिसजॉइंट सेट, मतलब 5, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डिसजॉइंट सेट का, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, तो उसमें आपको इंटरसेक्शन बोला गया है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन जैसे अभी यूनियन का बता रहे थे, यूनियन का मतलब सबको एक साथ लिखना पड़ता है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो मैचिंग एलिमेंट्स है वही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 5 6 7 लिखा हुआ है, तो कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो ये डिसजॉइंट सेट है आपका। तो ये आपका हो गया 5, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है आपको, 16 नंबर तक बना लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस। और इसी तरह से अगर आप वीडियो को पूरा अगर देखते हैं अंतिम तक, तो एक भी क्वेश्चन आपका कल के एग्जाम में नहीं छूटेगा। मल्टीपल चॉइस 30 का 30 क्वेश्चन उम्मीद है कि आप सही करके ही आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका डिफरेंशिएशन का सवाल है। dy बाई डी निकालना है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर है 17, y इक्वल्स टू है एक्स क्यूब, dy बाई डी निकालना है। dy बाई डी इक्वल्स टू डी बाई डी और y के बदले में लिख देंगे एक्स क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका होता है, पहले इसका पावर को लिखते हैं, यानी पावर क्या है 3, फिर इनटू का साइन देते हैं, फिर लिखते हैं वेरिएबल यानी x, और जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो 3x² इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 3x²। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ भी आपको एक डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स लॉग ई एक्स। लॉग एक्स का
फॉर्मूला होता है 1/x होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1/x। क्वेश्चन नंबर 19 एक इंटीग्रेशन का सवाल दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपको एक इंटीग्रेशन का सवाल दिया गया है। इंटीग्रेशन लिखा हुआ x का पावर 4 dx, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन का सवाल को सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। अगर लिखते हैं अब इसको, इंटीग्रेशन का सवाल है x का पावर 4 dx, तो x लिखेंगे, जो पावर है 4 उसमें +1 करना है और डिवाइड में भी वही करना है, 4 + 1 + c लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा x⁵5/5 + c आपका आंसर हो जाएगा। तो x⁵5/5 + c, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको 19 नंबर तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको एक इंटीग्रेशन का सवाल दिया गया है, उसको भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। पहले लिखा हुआ है 6, इंटीग्रेशन का साइन है x² dx इज, उसका वैल्यू क्या होगा। तो i = लिख दिए 6 इंटीग्रेशन x² dx। तो इसको लिखने का तरीका है, पहले लिखेंगे 6 × x स्क्वायर में है तो x का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 + c लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 6 × x⁵3 डिवाइडेड बाई 3 + c, तो 3 × 2 = 6 होता है। तो इसका आंसर हो गया 2x³ + c हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर को ऐड करना पड़ता है, पावर में 1 ऐड करना पड़ता है, ठीक है, पावर जो भी है उसमें 1 ऐड करना है। तो 2x³ + c हो जाएगा आपका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है द नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड होता है, यानी 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जल्द से जल्द कर पाए। और उम्मीद है अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी तो पूरा रात बाकी है, आपको प्रैक्टिस पूरा करना है। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको रेस्ट अभी नहीं करना है जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5, 10, 15 विल बी। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना होता है। मीन का मतलब ही होता है एवरेज। 5 और 10 को जोड़िएगा तो 15, 15 में और 15 जमा कर दीजिए यानी जोड़ दीजिए तो 30 हो गया। नंबर ऑफ डेटा यानी 3 नंबर से 1, 2, 3, 30 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो 10 होता है उसका एवरेज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, यानी सही आंसर हो गया आपका 10। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मोर देन ज्योमेट्रिक मीन, कैसे प्रूव करते हैं आज आपको। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है। कैसे, देखिए, जो नंबर है आप ले लिए, एक नंबर 2, एक नंबर है 4, एक नंबर है 8। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर इन 3 नंबर का निकालते हैं तो 8 दूनी 16, 16 चौके होता है 64। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ABC, यानी 3 नंबर है तो क्यूब रूट निकलेगा। तो 8 दूनी 16 चौके 64, यानी 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है। 64 का क्यूब रूट 4 हो गया। और अरिथमेटिक मीन में क्या करते हैं आप, एवरेज निकालते हैं, 8 2 10 4 14, इन सबको प्लस कर दिया तो 14, और 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 3 छक 18, 4.67 आएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन में आपका आंसर आ रहा है 4 और अरिथमेटिक मीन में आपका आंसर आ रहा है 4.67। तो हो गया ना प्रूफ कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज़्यादा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, हमेशा याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, अरिथमेटिक मीन हमेशा ज़्यादा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। समझ में आ गया, रटने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आप प्रूफ करके भी किसी को बता सकते हैं कि इस तरह से आप इसको हमेशा सही मानेंगे, ठीक है ना, कि समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सत्य यानी ट्रू है। 23 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। डैश डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में किसको हम लोग बोलते हैं, मीडियन को बोलते हैं। 2 पार्ट में बांट दिया जाता है तो ये कौन है, माध्यिका है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर में। फॉर एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज द मीडियन इज द एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज। हाँ, जैसे आपका इवन नंबर, जैसे आपको जैसे मीडियन का 2 नंबर दे दिए हैं, मान लीजिए कि 2 4 6 8, जैसे 4 नंबर दे दिया तो ये क्या है, इवन है। तो इवन में अगर आपको मीडियन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, ये 1 2 3 4, 4 नंबर अगर है तो 4 + 1 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो 4 और 1 5, 5 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2.5। 2.5 का मतलब हो गया सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को जोड़ेंगे, डिवाइड 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसीलिए उसमें जो है आपका 5
तो सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इवन नंबर में भी बोल रहा, फॉर एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज द मीडियन इज द एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज, एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज। तो मिडिल वैल्यू आपको क्या है, 4 और 6 है मिडिल वैल्यू, तो इसका एवरेज 4 6 10, 10 का आधा कितना हो गया, 5, तो वही आपको बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फॉर एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज द मीडियन इज द एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज। ठीक है, और ऑड नंबर में तो ऐसा कोई झंझट नहीं होता है। ठीक है, जो भी नंबर है उसमें एक जोड़ देते हैं, 2 तो आपको डायरेक्टली आपको नंबर पता चल जाता है। 25 के बाद 26 नंबर, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर में बोला गया है द वैल्यू विच ऑक्योर्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है कि जिस मूल्य की आवृत्ति अधिकतम होती है उसे क्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ नंबर दिया गया है कि जैसे लिखा हुआ है 2 4 2 6 2, तो सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू कौन सा आ रहा है, 1 2 3, 2 जो है वो 3 बार आ चुका है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। यानी जो आवृत्ति बार बार अधिकतम आते जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। जिस मूल्य की आवृत्ति अधिकतम होती है यानी बार बार रिपीटेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी मोड बोलते हैं। या बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा होता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहुलक। क्वेश्चन नंबर 27 में कि मोड ऑफ 0 15 18 19 20 22 25 0 4, देखिए इसमें प्रूव करके बता दिया गया कि 0 2 बार आया है तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा मोड 0। तो आपका सही आंसर हो गया 0। 27 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए, 26 भी हो गया, 27 भी आप हो गया खेलों खेलों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला जो है आपका सही है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू रूट अंडर ए एम इंटू एच एम। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था, जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम होता है, ये भी याद रखिएगा आप, जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम। तो उसी तरह से आप जी एम का वैल्यू पूछ रहे हैं तो जी एम का मतलब हो जाता है ए एम इंटू एच एम। तो यही फॉर्मूला लिखा गया, जी एम इक्वल्स टू रूट अंडर ए एम इंटू एच एम, या जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम होता है। उसी को सॉल्व करते हैं अगर जी एम इक्वल्स टू रूट अंडर ए एम इंटू एच एम होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का था ये आंसर, ऑप्शन नंबर 3। 28 के बाद 29, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 3 गुणोत्तर माध्य यानी जीएम होता है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इज 0, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हरात्मक माध्य परिभाषित होता है जब कोई अवलोकन नहीं होता है, शून्य। ठीक है ना, 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 0। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इफ़ ए एम इज 2 जी एम इज़ 4 तो एच एम क्या होगा। तो एच एम का जो फॉर्मूला है या जी एम का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से लिख सकते हैं। 31 में आपको ए एम और जी एम दिया हुआ है तो एच एम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम, जो आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम। तो ए एम का वैल्यू दिया हुआ है 2 और जी एम का वैल्यू है 4, यानी जी एम का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो आपको एच एम पूछा गया है तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 16 होता है, 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और एच एम आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो एच एम का वैल्यू हो गया 8, तो आज आपका आंसर हो गया 8, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। साइक्लिक फ्लैक्चुएशन इज कॉज्ड बाय फ्लड्स, वार्स, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, नन ऑफ दीज। नहीं, साइक्लिक फ्लैक्चुएशन जो है इससे चक्रीय अस्थिरता का कारण होता है, तो ये सब नहीं है आपका। फ्लड्स, वार, स्ट्राइक्स एंड नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। शॉर्ट टर्म निम्न में से कौन सा घटक अल्पावधि पूर्वानुमान के लिए उपयोग किया जाता है, ट्रेंड यानी प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये सब याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप याद कर लीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। ये आपका पूछा गया टाइम सीरीज से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी या पूर्वानुमान बोल सकते हैं, पूर्वानुमान प्रवृत्ति यानी ट्रेंड के हिसाब से होता है, तो ट्रेंड अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया द सीजनल फ्लक्चुएशंस आर। तो सीजनल फ्लक्चुएशंस जो होता है वो पीरियोडिक एंड रेगुलर होता है, ठीक है ना, यानी मौसमी अस्थिरता होती है, नियतकालिक और नियमित होती है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ये आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि इफ़ एन इवेंट टेक प्लेस सर्टेनली द प्रोबेबिलिटी विल बी, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है इसका, टेक प्लेस सर्टेनली यानी एक घटना जो है निश्चित रूप से होती है तो उसका होता है +1 संभावना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा +1। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन टोटल 9 इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस। समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा कि पूछ रहा है कि टोटल आपको 9 लाना है, 2 डाइस है, एक पहला डाइस है और एक दूसरा डाइस है। 9 कैसे आ सकता है यहाँ पर कि पहला में 6 आ गया, दूसरा में 3 आ गया, पहला में 3 आ गया, दूसरा में 6 आ गया, 5 आ गया, 4 या 4 और 5 आ सकता है। तो एक इवेंट 2 3 4 इवेंट हो सकता है। तो 4/2 डाइस फेंका गया तो 6 × 6 मतलब 36। 6 + 6 12 नहीं होगा, 6 × 6 36, तो 4 9 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9 हो जाएगा आपका सही आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 36 के बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। एक अगर कॉइन को फेंकते हैं तो हेड आने का पॉसिबिलिटी क्या होगा। हेड पूछे या टेल पूछे, दोनों का पॉसिबिलिटी 1/2 ही होगा। हेड आने का पॉसिबिलिटी भी एक है, टेल आने का पॉसिबिलिटी भी एक है, और 2 चांसेस होता है उसमें, हेड और टेल 2 इवेंट होता है, मतलब 2 इवेंट होता है, हेड और टेल 2 हो गया। या तो हेड यहाँ हेड पूछा है, हेड आने का पॉसिबिलिटी 1 और टेल आने का पॉसिबिलिटी भी होता है 1/2, इसलिए आंसर हो गया इसका 1/2 हो गया 37 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अ बैग कंटेन्स 5 रेड 4 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल निकालना है, ठीक है ना। तो टोटल बॉल आपको सबसे पहले निकालना है, 5 4 9 9 3 12, टोटल नंबर ऑफ बॉल हो गया 12। टोटल हमेशा डिवाइड में रहता है, रेड बॉल पूछा है तो रेड कितना है 5 है, तो आपका आंसर हो गया 5/12। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन वो है लैग्रेंज मेथड, याद कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 अंतर्गणन की सबसे सरलतम विधि है लैग्रेंज विधि, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। और एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। द वैल्यू ऑफ Δ2 यानी Δ0 ऊपर में 2 लिखा हुआ है और y-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज, इसका फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। तो फॉर्मूला आपको समझा देते हैं किस तरह से आप लोग, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो, किस तरह से सॉल्व करेंगे। y-1 का पावर अगर 2 दिया हुआ है इक्वल्स टू 0, मतलब आपको 2 वैल्यू दिया हुआ है, 3 वैल्यू दिया हुआ है, 4 वैल्यू दिया है, तो उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको शॉर्टकट तरीका, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा 2 लिखा है तो आप लिखिएगा 2, उसके बाद आप लिखिएगा 2 के बाद 1 और 1 के बाद होता है 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो पहला नंबर होता है प्लस में, दूसरा नंबर होता है माइनस में और तीसरा नंबर होता है प्लस में। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो नंबर दिया है 2 उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से और डिवाइड कीजिएगा 1 से, रूल याद रखिएगा। तो पहला आपका आंसर हो गया 2, जो आंसर आ चुका है 2 उसको फिर से लिखिएगा 2 इंटू पहला नंबर में आप लिखे तो 2, अब 2 में से 1 घटा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा और नीचे 1 जोड़ दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 2 में से 2 घट गया, 2 में से 2 कट गया तो 1 बचता है। तो जब तक आपका 1 नहीं आता है तब तक इसको सॉल्व करते रहिएगा। तो पहला नंबर में कोई डिजिट नहीं लिखेगा, यहाँ पर जो गैपिंग था वहाँ लिखिएगा 2 और यहाँ लिखिएगा 1। तो आपका आंसर हो गया y2 2y1 प्लस 1y0, मतलब 1 यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 नहीं भी लिख सकते हैं आप, तो इक्वल्स टू 0। तो आपका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। तो जैसे आपका मान लीजिए कि अगर लिखा रहता है y-1 का पावर अगर 3 इक्वल्स टू 0 तो क्या लिखते, कैसे फॉर्मूला क्रिएट करते। तो कैसे फॉर्मूला क्रिएट करते वो समझ लीजिए। पहले 3 से है तो 3 से शुरुआत कीजिएगा, पहले 3 लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा 2 3 2, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। तो पहला आपका प्लस में था तो यहाँ पर फिर माइनस होगा क्योंकि एक नंबर यहाँ पर आएगा माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस। कैसे क्रिएट करते हैं वो समझिए। तो नंबर क्या है पहला 3, 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, डिवाइड कीजिएगा 1 से, तो आंसर कितना आ गया 3। जो आंसर आ चुका है 3 उसको दोबारा उतारिएगा 3, पहला नंबर में आपका 3 था तो 3 में से घटा के लिखिएगा 2 और नीचे आपका 1 था तो 1 में 1 जोड़ के लिखिएगा 2, 2 2 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया 3। फिर आ गया आपका आंसर 3, तो पहले आप लिखिएगा 3, पहले लिखे थे 3 फिर लिखे थे 2, अब हो जाएगा 1 और नीचे 1 के बाद 2 हुआ तो 2 के बाद हो जाएगा 3, 3 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया 1। तो आपके लिए पहला नंबर में नहीं लिखते हैं तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, यहाँ हो गया 1। तो यहाँ आपका लिखा हुआ है y3 3y2 3y0, ये आपका है y-1 का पावर 3 का आंसर था, ठीक है। और एक बता देते हैं आपको, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ट्रिक। y-1 का पावर 4 अगर रहता है तो पहले लिखेंगे 4
ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 0 इक्वल्स टू 0। तो 4, तो ये प्लस में रहता है, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे, नंबर देख लीजिए। पहले लिखेंगे 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड करेंगे 1 से, तो कितना आ गया आंसर 4। जो आंसर आ गया 4 उसको दोबारा उतारेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। नीचे में 1 था तो उसको भी 1 से जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ 3 दूनी 6 आ गया आपका जो आंसर आ चुका है। 6 को उतारिएगा, 4 के बाद 3 लिखे थे, 3 के बाद 2 हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे इंक्रीजिंग होता है, तो 1 के बाद 2 लिखे तो अब 3 लिखे, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर आ गया 4। जो आंसर आ चुका है 4 उसको लिखिएगा, तो 4 3 2 अब 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 2 3 अब 4 हो जाएगा। जब तक 1 नहीं आता तब तक सॉल्व कीजिए। तो आपका पहला आ गया 4, उसके बाद आ गया 6, फिर आ गया 4, फिर आ गया 1, ऐसा कुछ है क्या? हाँ है। तो ये y-1 का पावर 4 इस तरह से सॉल्व होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 40 नंबर क्वेश्चन का ट्रिक। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड बोलते हैं इसको, और 40 का 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए। उम्मीद है आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का आपको पूरी सॉल्व करके बता दिए। 22 का पहले ही अपलोड कर चुके हैं, 23 का भी अभी अब तुरंत अपलोड हो जाएगा। आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 5000 लाइक्स आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। 2022 के पेपर में 2023 का, अभी 2024 का भी अपलोड करेंगे। फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, और फिर अपने तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे देंगे। और इस तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कल पूछा जा सकता है। लेकिन हम लोग खाली अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो पहले ही आपका सेट हो चुका है। तो हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बस खाली यही बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।